दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। यूपी कांस्टेबल भर्ती के लिए यह जीके जीएस की क्लास का 5वां प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपके लिए क्वेश्चंस लो से हाई तक के कवर कराता हूं और क्वेश्चन में ही पूरा समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट का क्लास आपके लिए और आपके मित्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, इसलिए क्लास को शेयर करके अपने मित्रों तक क्लास को ज़रूर पहुँचाएँ और अपना स्कोर कार्ड हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। यानी दोस्तों आप सभी से पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। दोस्तों भारत में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरा लाल जे कानिया थे, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हीरा लाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की। तो 1947 से लेकर 1950 तक हीरालाल जे कानिया भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा हीरालाल जे कानिया को शपथ दिलाई गई थी। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में तत्कालीन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक की अवधि के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब इसमें आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट यह है कि भारत के कैग को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत के संविधान के आर्टिकल 148 में CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उपबंध किया गया है। दोस्तों भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति के सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं। फ्रेंड्स संसद के प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं प्राक्कलन समिति की, तो दोस्तों इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और यह सभी सदस्य लोकसभा से आते हैं। आप सभी से क्वेश्चन यह जरूर पूछा जा सकता है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं और कौन से सभा से आते हैं। तो 30 सदस्य लोकसभा से प्राक्कलन समिति में चुने जाते हैं और प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता। फ्रेंड्स अगर हम बात करें लोक लेखा समिति की, तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है, तो इसमें ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान की व्याख्या करने का अधिकारी होता है। दोस्तों हम अगर बात करें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में न्यायालय के गठन, शक्तियों और न्याय प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में न्यायालय के गठन, शक्तियों और न्याय प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और वर्तमान समय में भारत के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 33 न्यायाधीश हैं, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 33 न्यायाधीश हैं और भारत का उच्चतम न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसे DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है और भारतीय संविधान में DPSP को यूरोप के देश आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है। दोस्तों प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आसीन रहे हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 से लेकर 1964 तक पंडित नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री रहे थे और इन्होंने देश को लगभग 16 साल तक अपनी सेवा दी और हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह दूसरा कार्यकाल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे।
फ्रेंड्स 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति राजीव गांधी जी थे। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी इंदिरा गांधी जी के मृत्यु के बाद 1984 में प्रधानमंत्री बने थे। और सबसे अधिक उम्र की बात करें तो दोस्तों सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई जी के पास जाता है। भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है और उन्होंने 1977 में 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री के पद को संभाला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। अब इसके साथ आप सभी को याद रखना है इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है और न्यूटन को फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। हम अगर बात करें बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। दोस्तों वर्तमान समय में सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम अगर बात करें सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में ग्रहों का नाम तो दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। तो इन 8 ग्रहों का आप सभी को क्रम भी याद रखना है। अगर ये क्रम आपको याद हो गए तो आपको सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में इन ग्रहों का नाम याद हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय कानपुर का पेशवा नाना साहब को घोषित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर से पेशवा नाना साहब जी को घोषित किया गया था। और नाना साहब पेशवा मराठा साम्राज्य के योद्धा थे। अगर आपसे पूछा जाए कि नाना साहब कहाँ से संबंधित थे तो मराठा साम्राज्य के पेशवा थे नाना साहब जी और इनके द्वारा कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमहल कहाँ अवस्थित है। दोस्तों पंचमहल को मुगल सम्राट अकबर के द्वारा निर्मित करवाया गया था और यह फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पंचमहल फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। हम बात करें अगर अन्य महत्वपूर्ण स्थल जो आप सभी से एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित है। आप सभी को याद रखना है जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। अमरनाथ मंदिर पहलगाम जम्मू कश्मीर में स्थित है और स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में स्थित है। लोटस टेम्पल भी नई दिल्ली में स्थित है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है, नई दिल्ली में लोटस टेम्पल और अक्षरधाम मंदिर स्थित है। और स्वर्ण मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह अमृतसर पंजाब में स्थित है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों भारत का पूर्वी समुद्री तट बंगाल की खाड़ी से लगता है और यह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। हम अगर बात करें अन्य तटों की तो दोस्तों गुजरात से लेकर मुंबई तक के तट को काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है, यह आप सभी को याद रखना है। और मुंबई से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। मुंबई से गोवा तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है और गुजरात से लेकर मुंबई तक के तट को काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है और गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोवा से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें भारत के पूर्व तटीय मैदानों की तो भारत के पूर्व तटीय मैदान का विस्तार पश्चिम बंगाल से कन्याकुमारी तक है, जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट को। उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है। दोस्तों लक्षद्वीप कई द्वीपों से मिलकर बना भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है तो यह अरब सागर में स्थित है और इसका निर्माण प्रवाल उत्पत्ति या मूंगा के चट्टानों के द्वारा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूंगा के चट्टानों या प्रवाल के द्वारा लक्षद्वीप समूह का उत्पत्ति हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है।
दोस्तों भारत में मिट्टियों को कई प्रकार से विभाजित किया गया है। इनमें से प्रमुख है चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। यह सभी भारत में मिट्टियों के प्रकार हैं और काली मिट्टी मुख्यतः कपास के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी कपास फसल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। दोस्तों इसके साथ साथ आप सभी को यह भी याद रखना है कि काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और इन मिट्टियों में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने की अधिकता होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल है। अब आप सभी को ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऐसा फसल है इनमें से जो खरीफ के सीजन में बोया जाता है। फ्रेंड्स इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चावल एक खरीफ फसल है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें खरीफ के फसल की, तो खरीफ के फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर तक काट लिया जाता है। और अगर हम बात करें रबी के फसल की, तो दोस्तों रबी के फसल को नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई तक इन्हें काट लिया जाता है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। दोस्तों भारत या दिल्ली के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, इन्हीं को बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय थे, यह आप सभी को याद रखना है। इन्होंने 1857 की क्रांति में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था और इस युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बर्मा वर्तमान के म्यांमार में भेज दिया था और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे, इन्हें 1857 की क्रांति में हार के बाद बर्मा भेज दिया गया था, जिसे वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित है, यह हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार के 8 कवि थे, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे और इन्हीं के दरबार के 8 कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। अब इसी से मिलता जुलता एक और नाम है अष्टप्रधान। तो दोस्तों अष्टप्रधान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को कहा जाता था, यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किन संधि से समाप्त हुआ था। दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और बंगाल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और बंगाल तथा नवाबों के मध्य लड़ा गया था और इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई थी। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई थी और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध इलाहाबाद की संधि के साथ समाप्त हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था। दोस्तों सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था, तो इसमें ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय संपूर्ण उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था और उस समय घनानंद मगध का शासक था। आप सभी से पूछा जाए कि शासक कौन था, तो घनानंद मगध का शासक था। और नंद वंश के अंतिम राजा की बात की जाए, दोस्तों नंद वंश का अंतिम राजा भी घनानंद ही था और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली थी। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली गई थी, यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्रीक शासक था सेल्यूकस निकेटर और इसी को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था और इसके द्वारा सेल्यूकस निकेटर को हराया गया था। अब आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था, जो कि एक चालाक और चतुर प्रधानमंत्री था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल का असली नाम क्या था। दोस्तों बीरबल का असली नाम महेश दास दुबे था, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगर बीरबल की, तो दोस्तों बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के 9 रत्नों में से बीरबल एक थे और इनका नाम महेश दास दुबे था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। दोस्तों खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों में कुल 10 गुरु हुए थे और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और इनके द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किया गया था। हम बात करें अगर सिख धर्म के पहले गुरु की, तो दोस्तों सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल में राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध जी के पिता का नाम शुद्धोधन था और इन्हीं के घर शाक्य कुल में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। और महात्मा बुद्ध के अगर मृत्यु की बात की जाए तो 483 बीसी में महात्मा बुद्ध जी का मृत्यु कुशीनगर यूपी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 483 बीसी में यानी ईसा पूर्व में कुशीनगर यूपी में महात्मा बुद्ध जी का मृत्यु हुआ था और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। तो इसमें ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाल वर्तमान यूरोप का देश है और पुर्तगाल का नाविक था वास्को डी गामा। समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला यह पहला यूरोपी बन गया था। यह आप सभी को याद रखना है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी और वास्को डी गामा का संबंध पुर्तगाल देश से था। हमारा अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज कौन सा है? दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। और ब्रह्म समाज की बात करें तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और दोस्तों, इसके साथ साथ आत्मीय सभा का भी स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या है? अब आप सभी को ऑप्शंस देख के बताना है कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर। यह आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? दोस्तों, डायनमो का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रभाव है। तो इसमें ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगर डायनमो की तो दोस्तों माइकल फैराडे के द्वारा डायनमो का आविष्कार किया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? फ्रेंड्स, मोनोजाइट बालू जो कि अधिकांशतः केरल के तट पर पाए जाते हैं, इनसे थोरियम नामक खनिज पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। मोनोजाइट नामक रेत या बालू केरल में पाए जाते हैं और इनसे थोरियम नामक खनिज पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट्स फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होता है? दोस्तों, एथलीट्स फुट नामक बीमारी फंगस के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथलीट फुट्स नामक बीमारी फंगस के द्वारा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी पग रोग, इसी को एलिफेंटाइटिस भी कहते हैं। हाथी पग यानी हाथी पाँव रोग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स, फाइलेरिया या वाचेरिया के कारण हाथी पाँव रोग होता है। यह आप सभी को याद रखना है। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय कौन थे? फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तो नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है और इसके प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह को चुना गया था। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी थे। तो यह आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।